हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 जैन शिफ्ट 1 का मैथ का जेईई मेंस का पेपर का एनालिसिस हम लोग पेपर करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्या पेपर एक्सपेक्टेड था, क्या पेपर डिफिकल्ट था, क्या पेपर इजी था, किस सेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। ओके, तो वो सब हम लोग पेपर डिस्कस करने के बाद डिस्कस करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, किन बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी 11th में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो 11th के क्वेश्चंस यहां से देख सकते हैं। जो बच्चे 12th का अटेम्प्ट लिख चुके हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट 12th में है और फर्स्ट अटेम्प्ट लिख चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चलती है कि जेईई में किस टाइप के क्वेश्चन 2025 में पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी रुकावट के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 22 जैन शिफ्ट 1 का पेपर है। मैथमेटिक्स सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद केम का सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। ओके, तो बेटा रिफ्लेक्सिव होगा, यही सिमेट्रिक भी होगा और यही ट्रांजिटिव भी होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल मिल चुका है आपको। नेक्स्ट 1 1 में हमने ऐड कर लिया 1 2 1 2। तो अगर आपने 1 2 ऐड किया तो आपको 2 1 लेना पड़ेगा, तब जाके वो सिमेट्री बनाएगा। अच्छा, 1 2 2 1 तो 1 1 ट्रांजिटिव बना देगा, तो इक्विवेलेंस बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन 1 3 लिया, 3 1 ले लिया। नेक्स्ट 2 3 लिया, 3 2 ले लिया। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग लेते हैं, अब हमने एक एक पैर को लिया था, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। अब दो को लेंगे तो 1 2 2 1 1 3 3 1। तो अगर इनसे हो सकेगा तो फिर हम 3C2 से तीन में से कोई भी दो उठा लेंगे। लेकिन 1 2 2 1 1 3 3 1 और हमारे ये ओरिजिनल एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 इतने सफिशिएंट नहीं होंगे ट्रांजिटिव बनाने के लिए। देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पे 3 1 और 1 2, ध्यान से देखना, 3 1 और 1 2, 3 1 1 2, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 3 2। तो क्या 3 2 है इस पे, नहीं है, तो 3 2 2 3 देना पड़ेगा। इसका मतलब 3 2 2 3 के साथ जो बन जाएगा वो हमारा फिफ्थ रिलेशन हो जाएगा, विच मीन्स देयर कैन बी 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन था और बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है R टू R, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, और फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है f of x plus y इक्वल टू fx इंटू f of y। तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना। हम लोग यहां पे अज्यूम कर सकते हैं f of x इज इक्वल टू a रेज टू x, या अगर मैं मानूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे a दिख रहा है उसने दिया है, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं उसको, हम लोग लिख देते हैं k रेज्ड टू x। नाउ फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू रियल, इफ f dash 0 is 4a and f satisfies this equation, जहां पर a 0 से बड़ा है, then the area of the region of this। ओके, तो सबसे पहले fx हमें दिया हुआ है k की पावर x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो f dash x कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा k रेज टू x ln of k। फिर मैं इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हो जाएगा f dash of 0 इज इक्वल टू k रेज टू 0 1 विच इज ln of k, और ये 4a के बराबर है। इसका मतलब k जो मुझे मिलेगा वो e की पावर 4a मिल जाएगा। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा f of x इज इक्वल टू e रेज टू 4ax। अच्छा, अब मुझे fx मिल चुका है, क्यों ना मैं fx और f डैश x f डबल डैश x इस इक्वेशन में पुट कर दूं जो मुझे यहां दी हुई है। तो सबसे पहले fx पुट कर लेंगे, फिर बेटा f डैश x ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, लेकिन हम यहां पे a के टर्म्स में निकालेंगे, तो 4a e की पावर 4ax। फिर क्यों ना मैं f डबल डैश x निकाल दूं, दैट इज 16a स्क्वायर e रेज टू 4ax। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो a मुझे मिल जाएगा। अब अंडरस्टूड है क्वेश्चन में उन्होंने a ग्रेटर देन 0 दिया है, मतलब क्वाड्रेटिक बनने वाली है,
या ऐसी वैल्यूज बनने वाली है जहां पे हमें a ग्रेटर देन 0 लेना पड़ सकता है। तो इसी इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, तो f डबल डैश x को मैं क्या लिख सकता हूं, 16a स्क्वायर e रेज टू 4ax माइनस 3a इंटू एफ डैश एक्स कितना होगा 4a e रेज टू 4ax माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा e रेज टू 4ax इज इक्वल टू 0। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये तो कभी 0 नहीं होगा, तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, कॉमन कट। सो 16a स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर इज 1/4। दिस मींस a का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस हाफ। तो उसने इसी रीजन से ग्रेटर देन 0 दिया है कि हमें a इक्वल टू हाफ लेना है। तो बेटा अगर a इक्वल टू हाफ है तो 4a इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट 4a इक्वल टू 2। तो ये क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा e रेज टू 2x आपके पास। नेक्स्ट अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 0 से लेके y से लेके f ऑफ ax। ओके, तो बेटा जैसे मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा f ऑफ ax, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, f ऑफ ax बन जाएगा आपके पास e रेज टू 4a इंटू ax, तो बन जाएगा e रेज टू 4a स्क्वायर इंटू x। a कितना दिया हुआ है मुझे, हाफ, तो ये बन जाएगा e रेज टू x। तो बेटा ये मेरा फंक्शन बन गया। अब उसने क्या बोला, e रेज टू x का एरिया बता दो आप। ओके, तो e रेज टू x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है आपके पास। कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी डाउट जा रहा है तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप। तो e रेज टू x का एरिया निकालना है कहां पर, x इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक। तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट 0 से 2 e रेज टू x dx। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको पता है सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा e रेज टू x 0 से 2 e स्क्वायर माइनस 1। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को आइडेंटिफाई करना था यहां से। तो ये हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं जब हम फंक्शनल इक्वेशन पढ़ते हैं। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए तुरंत अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। फर्स्ट करेक्ट आंसर है आपका, लेट द ट्राइंगल PQR बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद दीज वर्टाइसेस। ओके, in the line this, if the centroid of the triangle PQR is alpha comma beta, then 15 times alpha minus beta equals 2। मतलब उसने बोला है कि जो ट्राइंगल PQR है वो इमेज है, किसका इमेज है, बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस। तो इस ट्राइंगल की इमेज हमारा ट्राइंगल PQR है। इसका मतलब और कौन सी, इस लाइन के अबाउट। और सेंट्रॉइड जो है ओके ट्राइंगल PQR का, वो हमें ढूंढना है। तो मैं इजीली ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैंने ट्राइंगल की इमेज ली है किसी लाइन के अबाउट, तो सेंट्रॉइड की भी इमेज ली गई होगी। इसका मतलब जिसका सेंट्रॉइड हमें ढूंढना है, तो रादर देन फाइंडिंग वर्टाइसेस ढूंढो, उससे बेटर मैं क्या करता हूं, सेंट्रॉइड ढूंढता हूं और सेंट्रॉइड की इमेज ढूंढ लूंगा। सबसे पहले 1 3 3 1 और 2 4 है, तो इसका सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, 1 + 3 4 4 + 2 6 6/3 2 3 + 1 4 4 8 8/3। अब इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे इमेज लिखना है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे इमेज लिखना है। अब इमेज किस रिस्पेक्ट में है, इमेज इज विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 2y - 2 = 0। तो बड़ा इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो बच्चों को क्लास में दिया जाता है। आप चाहो तो कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो स्लोप से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ के फुट ढूंढ सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से इमेज ढूंढ सकते हो। बट वी विल यूज द फॉर्मूला, थोड़ा सा जल्दी आंसर मिलेगा। तो बन जाएगा x - x1 जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है अपॉन a, y - y1 8/3 अपॉन b क्या है, लाइन में y का कोफिशिएंट, -2 टाइम्स पॉइंट को लाइन में पुट करना, 2 + 2 × 8/3 -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। हाँ, यहां बच्चे रूट ले लेते हैं, गड़बड़ करते हैं, डिस्टेंस की तरह याद रहता है उन्हें,
लेकिन यही तरीका याद रखने का कि आपको डिस्टेंस से स्क्वायर रूट करना होता है, इमेज में या फुट में स्क्वायर करना होता है सिर्फ और ऐड करना होता है। ओके, तो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। x माइनस 2/1 y माइनस 8/3/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा इसको, 2 से 2 कट जाएगा, 16/3 आ जाएगा और 2 और सो माइनस 32/15 आ जाएगा, राइट। देखो बेटा 2 2 जा 4, 8 4 जा 32, 3 5 जा 15 आ जाएगा, राइट। तो बेटा x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से 2 माइनस 32/15 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/3, राइट साइड जाएगा माइनस 64/15। एलसीएम ले लेते हैं, 15 2 जा 30, 30 माइनस 32 दैट्स माइनस 2/15। ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा लेट्स मल्टीप्लाई विद 5, तो 40 माइनस 64 माइनस 24/15 और 3 का टेबल जाएगा तो कितना जाएगा माइनस 8/5। नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा है 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा पूछ लिया है, तो माइनस 2/15 माइनस माइनस प्लस 24/15 इंटू 15 पूछ लिया आपसे, 15 कट जाएगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगेन एक बहुत आसान सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया स्ट्रेट लाइन से। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, लेट्स सी, लेट z1 z2 एंड z3 बी द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यूनिट सर्कल ले लेते हैं, सही है, जहां पे मॉड z 1 लिखा उसने तुरंत आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए, यूनिट सर्कल है। नेक्स्ट उसने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, मतलब z1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सर्कल पे है और एंगल कितना बना रहा है -π/4, तो ऑब्वियस सी बात है -π/4 इधर ही होगा। दूसरा z2 ऐसा है जो 0 बना रहा है, तो 0 बेटा कौन सा एंगल बनाएगा, ये z2 है। और तीसरा जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 वो कितना दिया हुआ है π/4, मतलब वो इधर होगा 45 डिग्री। और तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 पॉइंट z1 z2 z3 बन गए। ओके, अब देखो आपको z1 z2 z3 क्लियरली पता ही चल रहे हैं, फिर वो कुछ भी निकालने के लिए बोल रहा है तो बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो जैसे z1 अगर आपको ढूंढना है तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, z2 इज 1,0, z2 जो है वो 1,0 है। z1 जो है वो आपका e रेज टू माइनस अयोटा π/4 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। z3 जो है आपके पास वो e रेज टू अयोटा π/4 है, और अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको सीधा सीधा 1 लिख सकते हो। ओके, अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला है z1 बोला है, तो लेट्स सिंप्लीफाई। तो बेटा z1 कितना आ जाएगा e रेज टू माइनस अयोटा π/4 आ जाएगा z1। z2 का बार बेटा कितना आ जाएगा, तो z2 अगर आप देखते हो 1 है तो z2 का बार भी 1 हो जाएगा, प्लस z2 एज इट इज रहेगा 1 और z3 का बार कितना हो जाएगा, तो z3 का बार हो जाएगा e रेज टू अयोटा π/4 है तो वो -π/4 आ जाएगा, e रेज टू -π/4। अब z3 क्या आ जाएगा e रेज टू अयोटा π/4 और z1 का बार कितना आ जाएगा e रेज टू अयोटा π/4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेके स्क्वायर कर देना है। चलो, तो e रेज टू माइनस अयोटा π/4 माइनस अयोटा π/4 क्या बन जाएगा 1/√2 माइनस अयोटा √2, कितनी बार आ रहा है ऐसा 2 बार आ रहा है, प्लस e रेज टू अयोटा π/4 e रेज टू अयोटा π/4 कितना हो गया बेटा अयोटा π/2, तो e रेज टू अयोटा π/2 क्या होता है अयोटा होता है। कितना बन जाएगा ये बेटा बन जाएगा आपके पास √2 माइनस √2 अयोटा प्लस अयोटा का मैग्नीट्यूड निकालो स्क्वायर कर दो। तो बेटा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये बन गया √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 अयोटा। ओके, तो बन जाएगा √2 माइनस 1 टाइम्स अयोटा का होल स्क्वायर। चलो अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल रूट होता बेटा उसको स्क्वायर कर दिया तो कट हो गया, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 विच इज 4 प्लस 1 5 माइनस 2 √2। ये मेरा आंसर है।
तो बेटा यहां पे अगर मैं देखूं तो अल्फा का वैल्यू कितना है 5 है और बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 29। तो अगेन कॉम्प्लेक्स का उन्होंने क्वेश्चन पूछा लेकिन वो भी बहुत आसान पूछ लिया क्योंकि इजी पॉइंट्स उन्होंने हमें सिलेक्ट करके दे दिए हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 आईटीएफ का क्वेश्चन है। यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द आईटीएफ द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, मतलब इसका हमें रेंज निकालना है। तो ऐसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें वो tan का क्वेश्चन पूछते हैं, cot का क्वेश्चन पूछते हैं इनवर्स में, है ना। तो चलिए लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक वेरिएबल में पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पूरे को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 बाहर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा कितना बन जाएगा 16 सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस π²/4 प्लस सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/2 इंटू सेकंड इनवर्स एक्स, सो माइनस 2 π/2 कट पाई सेकंड इनवर्स एक्स बन जाएगा, राइट। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक से। ये और ये कितना बन जाएगा 16 आउटसाइड 2 सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या क्या दिया हुआ है 2 सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई सेकंड इनवर्स एक्स प्लस π²/4। अब मैं बेटा काम करता हूं 2 को कॉमन निकाल देता हूं तो 32 बाहर आ जाएगा, सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा पहला एक्सप्रेशन, सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस π/2 सेकंड इनवर्स एक्स प्लस π²/8। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो ये बन जाएगा 32, यहां पे बन जाएगा सेकंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/4 2 इंटू π/4 सेकंड इनवर्स एक्स। अब बेटा देखो सेकंड इनवर्स एक्स और उसका स्क्वायर आ चुका है, π/4 है तो पीछे आपको डेफिनेटली क्या चाहिए π²/16 चाहिए। अब लेकिन आपके पास है कितना π²/8 है, तो आप क्या कर लेंगे π²/16 ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तीनों का। तो इस परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग यहां पे लिख देते हैं, क्या बन जाएगा 32 टाइम्स सेकंड इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर, सेकंड इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अगर आप यहां पे देखो तो कितना होगा π²/8 माइनस π²/16, दैट विल बी π²/16, करेक्ट। अच्छा अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो मुझे पता है सेकंड इनवर्स एक्स का कम से कम वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, π/2 नहीं देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें तो डिफरेंस बनाना है और स्क्वायर करना है। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है मेरा, हमें ये सोचना है कि ये एक्सप्रेशन जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये सबसे स्मॉल सबसे छोटा कब हो सकता है, तो जब सेकंड इनवर्स एक्स π/4 हो जाएगा बेटा, तो π/4 माइनस π/4 0 हो जाएगा। उस सिनारियो में आपके पास लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा लीस्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी 32 इंटू π²/16, कितना जाएगा 2π²। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे अटेन होगी, तो पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा बेटा 3π/4। 3π/4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9π²/16 प्लस π²/16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10π²/16। सो 32 इंटू 10π²/16 कितना हो जाएगा बेटा 20π²। तो अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है
कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का सम बताओ, 22 पाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो काफी फेयरली इजी क्वेश्चन था, ऐसे बच्चे यूजुअली कोचिंग्स में करते ही हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इनको लेक्चर्स में, ओके। तो ये भी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था रेंज का, जो उन्होंने आईटीएफ से पूछा था, ओके। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था बच्चों के लिए, क्योंकि ये वाले सेगमेंट में यूजुअली बच्चे ओमिट कर देते हैं इसको, बट एडवांस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली हम लोग ये चीजें पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। A coin is tossed 3 times. Let x denotes the number of times a tail follows a head if mu and sigma square, इनका as usual meaning है denote the mean and variance of x. Then the value of 64 mu plus sigma square is equal to. तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया है, ओके, टोटल 8 आउटकम्स हो जाएंगे उसके, टोटल ये वाला 8 आउटकम्स। Now x denote the number of times a tail follows a head, मतलब x क्या बोल रहा है, टेल फॉलोज अ हेड, मतलब एक हेड है उसके बाद एक टेल है, तो ऐसा कितनी बार हो सकता है। तो मैं सैंपल स्पेस को एक बार लिख देता हूं आपके लिए, और आपको देखो, सबसे पहले आप हेड 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 लिख दो, ठीक है, फिर आप लिख दो हेड हेड टेल, फिर आप लिख दो हेड टेल हेड, फिर आप लिख दो हेड टेल टेल। अब ये जो आपने चीजें लिखी है यही आपको टेल के साथ करना है, तो टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल और टेल, ठीक है। तो टोटल आपके पास 8 आउटकम्स आ चुके हैं, राइट। अब इन 8 आउटकम्स में से आपको बताना है कि कितने ऐसे आउटकम होंगे जिसमें टेल जो है वो हेड को फॉलो कर रहा है। सो टेल फॉलोज द हेड। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी, भाई टेल के बाद हेड आना ही नहीं चाहिए, ओके। सो टेल इज नॉट नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड, मतलब टेल जो है वो हेड को फॉलो कर रहा है, तो हेड के बाद टेल नहीं आना चाहिए। तो एक केस, हेड के बाद टेल आ गया, हेड के बाद टेल आ गया, हेड के बाद टेल नहीं आना चाहिए, हेड के बाद टेल आ गया, हेड के बाद टेल नहीं आना चाहिए, वो हम लोग लिख रहे हैं। तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, तो ये वाला केस आपका नहीं होगा, ओके। हेड के बाद टेल नहीं आना चाहिए। सो 1 2 3 4, तो टोटल 8 में से 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें टेल फॉलोज अ हेड वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2। वैसे ही एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगेन कितनी हो जाएगी, 1/2। डन है। पहले इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है, टेल फॉलोज अ हेड, मतलब टेल जो है वो हेड के बाद आ रहा है, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, तो वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब सबसे पहले उन्होंने कहा है मीन निकालना, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। तो बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स हम लोग डिनोट करते थे, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। इसका मतलब 0 इंटू हाफ, हाफ इंटू 1, तो कितना हो गया बेटा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका मीन है। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई का स्क्वायर भी निकालते हैं, तो अगेन वो 0 और 1 ही होगा। सो अगेन सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर करते थे। तो बेटा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो अगेन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 माइनस ई ऑफ एक्स कितना है, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 1/4। अब उन्होंने हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, म्यू और सिग्मा स्क्वायर को आप ऐड कर लीजिए। तो बेटा म्यू और सिग्मा स्क्वायर को ऐड करोगे तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 ऑफ 64 इज नथिंग बट 16, 16 3 जा 48। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये सेक्शन एक ऐसा है जो बच्चे लास्ट में प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं, है ना। तो जेईई मेंस ने आपको ये यहां से सिखा दिया है कि आपको भले बहुत हाई प्रोफिशिएंसी की चीजें नहीं आनी चाहिए, लेकिन बेसिक तो सभी आना चाहिए, और ये जेईई मेंस की पहचान भी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बेटा, लेट्स टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक जीपी दी हुई है हमारे पास, A1 A2 A3 पॉजिटिव टर्म्स की। A1 A5 का वैल्यू 28 दिया है, A2 A4 का 29 दिया है, तो आपको A6 ढूंढना है। तो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जीपी का पूछा उन्होंने, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं दिया। जीपी है तो ऑब्वियस सी बात है, A1 को A लिखेंगे, A5 को AR⁴ लिखेंगे, 28 आ जाएगा। तो A² R⁴ 28 है।
नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है A2 और A4 के साथ, तो वो बन जाएगी AR प्लस A4 कितना होगा AR क्यूब, और वो कितना हो जाएगा 29। तो बेटा अगर मैं यहां से AR कॉमन निकाल दूं बचेगा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 29। नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा यहां से ध्यान से चीजों को समझूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि किसी तरीके से मैं A को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं इसे स्क्वायर कर दूं बेटा, या इसका स्क्वायर रूट ले लूं। तो AR स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट 28, और रूट 28 कितना बन जाएगा बेटा आपके पास 4 और 2, तो 2 रूट 7 बन जाएगा आपके पास। चलिए अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो जब हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या बन जाएगा AR स्क्वायर अपॉन AR 1 प्लस आर स्क्वायर, तो बेटा ये बन जाएगा 2 रूट 7 अपॉन 29। नेक्स्ट A से A कट जाएगा, एक R कट जाएगा, सो R बाई 1 प्लस आर स्क्वायर ये बन जाएगा 2 रूट 7 बाय 29। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें A6 निकालना है, तो A6 इज नथिंग बट AR रेज़ टू 5, तो कहीं ना कहीं मुझे R निकालना होगा, कहीं ना कहीं R पुट करके मुझे A निकालना होगा। क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 29R विल बी इक्वल टू 2 रूट 7 आर स्क्वायर प्लस 2 रूट 7। तो बेटा क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2 रूट 7 आर स्क्वायर माइनस 29R प्लस 2 रूट 7 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर आप ऑब्जर्व करो तो 4 7 28, तो 2 रूट 7 आर स्क्वायर माइनस 28R माइनस R प्लस 2 रूट 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से कॉमन निकाल रहे हैं चीजों को। क्या क्या कॉमन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने 2 रूट 7 R को कॉमन निकाल लिया, तो बेटा यहाँ पे 2 रूट 7 R कॉमन निकल गया, तो R क्या बच गया R माइनस 2 रूट 7, क्योंकि 2 रूट 7 का स्क्वायर ही करते थे तो 28 आता था। फिर यहाँ पे मैंने -1 कॉमन निकाल दिया, सेम ब्रैकेट इक्वल टू 0 कर दिया, R माइनस 2 रूट 7। तो यहां से पता चला R का वैल्यू या तो 2 रूट 7 आ जाए, या R का वैल्यू आपके पास 1 बाई 2 रूट 7 आ जाए, राइट। ये चीजें हमें यहां से समझ पड़ी। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं क्वेश्चन में, उसने कहा है इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये डिक्रीजिंग जीपी का फॉर्म है, रेशियो 1 से छोटा होना। अब R का वैल्यू 2 रूट 7 है, तो बेटा जैसे मैंने R का वैल्यू 2 रूट 7 पुट कर दिया यहाँ पे, तो A कितना आ गया, A आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, A R स्क्वायर लिखा है, R स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 28, यहां लिखा है रूट 28, कट जाएगा रूट आ जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय 2 रूट 7। ओके, तो A और R एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब AR रेज़ टू 5 में A R का रेसिप्रोकल है, तो बेटा ये A को मैं लिख सकता हूं 1 बाय R विच कैन बिकम R रेज़ टू 4। अब R रेज़ टू 4 का क्या मतलब है 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784, खत्म, डन। चलो बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन जीपी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज अगर आपने पहले के किए हुए हैं तो आपको पता है ऐसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आर या ए की टर्म से पूरी इक्वेशन बनानी होती है। यूजुअली आर में ही बनाते हैं, आर आता है, आर से ए आता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा अभी हम लोग। 784 इज द करेक्ट आंसर। अब 3D का क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली, लेट L1 एंड L2 बी टू लाइंस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। अब ये भी बच्चों के नया क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि 23, 24 में जैसे उन्होंने अपनी लिमिटेशंस बढ़ा दी, जहां उन्होंने प्लेन को निकाल दिया, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जिसमें स्क्यू लाइंस देते थे, और स्क्यू लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली कॉमन नॉर्मल होती है उसकी इक्वेशन निकालने के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो हर साल आता ही है, तो ये कोई नई बात नहीं है बच्चों के लिए इसको करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो लाइंस ले लेते हैं। एक लाइन पे उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है आपको, पॉइंट क्या है 1 2 3, डायरेक्शन आपको दे दिया 2 3 4। नेक्स्ट उन्होंने एक पॉइंट आपको दे दिया है 2 4 5, और डायरेक्शन आपको दे दी है 3 4 5। अब आपको जो इक्वेशन निकालनी है वो निकालनी है कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन, राइट। ये आपका
कॉमन नॉर्मल आ जाएगा, राइट बेटा। तो कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा, कॉमन नॉर्मल की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई एक पॉइंट इसके ऊपर हम अज्यूम कर ले, कोई एक पॉइंट इस पर हम अज्यूम कर ले, इन दोनों से बनने वाली एक लाइन का वेक्टर हम जनरेट कर दें। अब वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो डॉट इक्वल टू 0 करेंगे। डॉट को 0 करने के बाद इसका पॉइंट मिल जाएगा, 2 फुट मिल गए या 1 फुट मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में होगा। ऑल्सो एक और तरीका करने का क्या है इस क्वेश्चन को, कि हम लोग क्रॉस करके ये डायरेक्शन निकाल लें, तो वो ज्यादा इजी है। तो हम लोग इसको क्रॉस कर लेते हैं, I J K 2 3 4, ठीक है, और 3 4 5, राइट। अब क्रॉस करने की एक इजी टेक्निक है कि कैसे हम लोग क्रॉस करते हैं। तो देखो, ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है, ये और ये वेक्टर में क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है देख लो। आप हमेशा क्या किया करो, सेकंड से लिखना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे 3 है तो लिखा 3, फिर आपने लिखा 4, फिर आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 3। सेम यहाँ पे 3 4 5 है तो सबसे पहले आप लिखो 4, फिर 5, फिर 3, फिर 4। सीधा यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 5 3 जा 15 माइनस 16 माइनस 1, 4 3 जा 12 माइनस 10 2, 4 2 जा 8 माइनस 9 तो माइनस ऑफ 1। तो बेटा ये जो डायरेक्शन मुझे मिल चुकी है ये डायरेक्शन है -1 2 और माइनस ऑफ 1। तो किसकी डायरेक्शन आ गई है, नॉर्मल की डायरेक्शन आ चुकी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन निकालने के बाद हम लोग एक पॉइंट इसके ऊपर अज्यूम कर सकते हैं। वो पॉइंट कैसे अज्यूम होगा, 2 लैम्बडा प्लस 1। नेक्स्ट पॉइंट कैसे अज्यूम होगा, 3 लैम्बडा प्लस 2। नेक्स्ट कैसे अज्यूम होगा, 4 लैम्बडा प्लस 3। सो दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन L1। सिमिलरली मैं एक पॉइंट L2 पर अज्यूम करना चाहता हूं, तो वो पॉइंट कैसे मैं अज्यूम करूंगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा 3 और 2 की मदद से। तो ये बन जाएगा 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 5। सही है, 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 5। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखो करने के दो तरीके, हमेशा याद रखना। इन दोनों से परपेंडिकुलर निकालो, इस डायरेक्शन में डॉट करो 0, परपेंडिकुलर निकाला हुआ है डॉट करा 0, या परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला है और मेरे यहां से वेक्टर बनेगा। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल्स है, क्यों, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर बना सकता हूं ना मैं। तो बेटा वो वेक्टर लिख देता हूं। तो वेक्टर क्या आ जाएगा, 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपके पास, तो यहां पे मैं बेटा वेक्टर लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो 3 म्यू 3 म्यू माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1, ओके। नेक्स्ट ये हमने निकाल लिया इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 4 म्यू, कैलकुलेशन थोड़ा अलग से करते हैं वरना मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है ना। वो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, कैलकुलेशंस मैं यहां पे कर रहा हूं। देखो तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 म्यू प्लस 4 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 2। तो बेटा कितना बन जाएगा, 4 म्यू माइनस 3 लैम्बडा, 4 म्यू माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2, ओके। चलो तीसरा निकालते हैं, 5 म्यू माइनस 4 लैम्बडा प्लस 5 माइनस 3 तो प्लस 2। तो बेटा ये आपके पास जो वेक्टर आ गया ये नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां दोनों साइड से जो निकली हुई कॉमन नॉर्मल है वो सेम लाइन है, तो जो उनके रेशियोज होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। यस, तो क्यों ना मैं इनके रेशियो लिखूं और आपस में इन्हें मैं प्रोपोर्शनल कर दूं। चलो तो रेशियो लिखता हूं और मैं इन्हें प्रोपोर्शनल करता हूं। तो देखो बेटा सबसे पहले यहां पे जो वेक्टर आ गया वो आया 1 2 माइनस 1 और वो आया ये, तो प्रोपोर्शनेट रेशियो। सो 3 म्यू माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1 बाय माइनस 1। नेक्स्ट 4 म्यू माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 अपॉन 2 एंड लास्ट 5 म्यू माइनस 4 लैम्बडा, 5 म्यू माइनस 4 लैम्बडा प्लस 2 अपॉन माइनस 1। अब क्यों ना हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल लें।
चलो बेटा इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या जाएगा 6 म्यू माइनस 4 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 म्यू प्लस 3 लैम्बडा माइनस 4 म्यू प्लस 3 लैम्बडा माइनस 2। अब 4 म्यू 6 म्यू कितना हो गया 10 म्यू। नेक्स्ट 4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा कितना हो गया माइनस 7 लैम्बडा। 2 प्लस 2 कितना हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन आ गई है बेटा। नेक्स्ट यहां से हम लोग सिंप्लीफाई करके दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, तो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहली इक्वेशन आ चुकी है आपकी, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखते हैं बेटा क्या आ जाएगी माइनस 4 म्यू प्लस 3 लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 म्यू। नेक्स्ट माइनस 8 लैम्बडा प्लस 4। बेटा 10 म्यू प्लस 4 म्यू कितना हो गया 14 म्यू हो गया। नेक्स्ट 8 और 3 कितना हो गया माइनस 11 लैम्बडा हो गया। नेक्स्ट 4 प्लस 2 कितना हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डेफिनेटली एलिमिनेशन की टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, जो बचपन में आपने पढ़ी हुई है। तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। चलो तो इसको 7 से और इसको 5 से, तो 70 म्यू माइनस 49 लैम्बडा प्लस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 0। 5 70 म्यू माइनस 55 लैम्बडा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्यों ना मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दूं, क्या बन जाएगा मेरे पास म्यू कट जाएगा 55 तो आ जाएगा 6 लैम्बडा। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस 30 प्लस 28 विच इज माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ चुका है। ओके तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 6 लैम्बडा माइनस 2 तो उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, लैम्बडा 1/3 आ जाएगा। तो बेटा जैसे लैम्बडा 1/3 आ गया आपके पास सीधा यहां से पोजीशन आ जाएगी इस वेक्टर की। सो 2/3 प्लस 1 बन जाएगा 2/3 प्लस 1। दूसरा 3 इंटू 1/3 प्लस 2 तो दैट विल बी 1 प्लस 2 दैट विल बी 3। नेक्स्ट 4/3 प्लस 3। चलिए तो यहां से पॉइंट ले लेंगे बेटा हम, तो ये कितना बन जाएगा 5/3 3 13/3। ओके तो 5/3 3 13/3, तो ये इसका पॉइंट आ गया बेटा। अब कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर अगर हमें ढूंढना है तो वो किस फॉर्म में होगा, तो पोजीशन वेक्टर 5/3 प्लस कुछ k टाइम्स -1 होगा। दूसरा पोजीशन क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट अगर मैं इस लाइन पे ढूंढ रहा हूं बेटा तो वो इस फॉर्म में होगा। दूसरा 3 प्लस k टाइम्स 2 कॉमा 13/3 क्या हो जाएगा 13/3 ओके क्या बन जाएगा कॉमा 13/3 प्लस या प्लस k टाइम्स -1। अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसमें हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे लिए जो इजी है बेटा चेक करना ऑप्शन, वो y कोऑर्डिनेट है दोनों का, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो दोनों के y कोऑर्डिनेट में कंपैरिजन इजीली किया जा सकता है। तो देखो यहां पे इनके सारे y कोऑर्डिनेट्स हैं, दिख रहे हैं, है ना। तो अपन चेक कर लेते हैं, चलो ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं। तो 3 प्लस 2k का वैल्यू -7 कैसे होगा, जब k का वैल्यू कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, राइट। यहां से ए ऑप्शन से पता चला k का वैल्यू -5 आना चाहिए। अब k का वैल्यू अगर -5 आएगा तो बेटा यहां पे कितना बन जाएगा आपके पास, देखो 13/3 प्लस 5 है ना। तो 13/3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 28/3। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड में 3 प्लस 2k को अगर मुझे 3 लाना है तो k को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। k 0 हो गया बेटा तो दूसरा पॉइंट 5/3 आ जाएगा और 13/3 आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन -1 लाने के लिए 3 प्लस 2k को क्या होना पड़ेगा -1। इसका मतलब 2k को कितना होना पड़ेगा -4। इसका मतलब k को कितना होना पड़ेगा -2। जैसे k का वैल्यू अगर हमारा -2 आ जाता है तो ये -1 आ जाएगा। अब k का वैल्यू अगर -2 आ जाता है तो 13/3 प्लस 2 आ जाएगा विच विल बी 6
सो 13 प्लस 6 19/3, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब फोर्थ ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो बेटा 3 प्लस 2k, 3 प्लस 2k कितना हो सकता है? 3 प्लस 2k, तो 3 प्लस 2k का वैल्यू होना चाहिए माइनस ऑफ 3। इसका मतलब 2k का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2k का वैल्यू होना चाहिए माइनस ऑफ 6। इसका मतलब k का वैल्यू कितना होना चाहिए? माइनस ऑफ 3 होना चाहिए k का वैल्यू। ओके, तो k का वैल्यू जैसे आपने -3 रख दिया यहाँ पे, तो ये -3 बना देगा। ओके, अब k का वैल्यू -3 पे बी ऑप्शन तो y कोऑर्डिनेट तो मैच हो गया आपका। यहाँ पे चेक करते हैं, चलो k का वैल्यू -3 रखा तो 13/3 प्लस 3, तो 13 प्लस 9 22/3, तो ये भी मैच कर गया। फिर यहाँ पे जैसे मैंने -3 रखा तो 5/3 प्लस 3 विच विल बी 14/3, सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन लेंदी था और सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि ये लेंदी ही आते हैं, लेंदी आए हुए हैं। ओके, तो जब भी बच्चे इन्हें ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें पहले से पता है कि इसको करने में 7 से 8 मिनट लगने वाला है और बहुत कॉशियस होकर कैलकुलेशन करना है, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए जिन्होंने किया थम्स अप, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मेजॉरिटी बच्चों के लिए लेंदी होता है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। डी वाज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उन सबको में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेटली लॉग लेना है दोनों साइड। तो जैसे आपने लॉगरिथम ले लिया है ना, दोनों साइड आपने ln ले लिया, लेट्स सपोज ln ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5 ln x का होल स्क्वायर प्लस 3 और 8 ln x बन जाएगा, राइट। अब ln x को t ले लेते हैं। जैसे ln x को t ले लिया तो 5t स्क्वायर माइनस 8t, 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5t कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या? t माइनस 1 माइनस 3, t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू बेटा 3/5 आ जाएगा या t का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब जैसे आपने t को 3/5 लिया तो ln x कितना है? 3/5। इसका मतलब x कितना हो गया बेटा? e की पावर 3/5। वैसे यहां पे जैसे आपने ln x को 1 लिया, x कितना आ जाएगा? e। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, सो e रेज टू 3/5 प्लस 1 कितना बन जाएगा? e रेज टू 8/5। तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का इक्वल समय, इक्वल वेटेज नहीं है। तो आपको रैशनल होकर चीजें सोचनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे किसी कॉस्ट पे। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया और उसके कॉस्ट पे आपने इसको छोड़ दिया तो ये घाटे का सौदा है, राइट। तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन जब आप करेंगे तो यू विल कम टू नो। जैसे हाँ, लॉगरिथम का है, लॉग लेंगे, सीधा सीधा आंसर आने वाला है, तो 2-3 स्टेप्स माइंड में ही हो जाएंगे आपके। तो फेयरली इजी क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, बहुत आसान था। नेक्स्ट अगेन सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, सिग्मा के फॉर्म में पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n तक टी आर ये है। तो बेटा ये ऐसा बोल सकता हूं कि सीरीज का सम लिखा हुआ है, SN लिखा हुआ है किसी सीरीज के लिए। अच्छा, अगर मुझे रेसिप्रोकल ऑफ टी आर करना है तो ये टी आर थोड़ी है कि सीधा सीधा पुट करके उल्टा कर दूं, पहले तो मुझे टी आर निकालना पड़ेगा। अब टी आर कैसे निकलता है? तो भाई TN निकाल लेते हैं। TN कैसे निकलता है? SN माइनस 1 करके निकलता है। तो अगर आप TN निकालोगे तो पता चलेगा आपको, देखो SN क्या होगा, तो SN ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 माइनस एक कम, तो 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3। आगे नीचे डिवीजन में 64 है एज इट इज। जब हम इसे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n माइनस 1 से 2n 3 तक ये सब कॉमन आ जाएंगे। देखो ये बाहर और ये बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 और ब्रैकेट में यहां पे क्या बचेगा बेटा? 2n प्लस 5
-2n+3, सो 8 बच जाएगा, और ये जो 64 इससे कट हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये मेरा tn हो जाएगा। तो उसने बोला सिग्मा 1/tn करना है, तो सिग्मा बन जाएगा 1/2r-1 लिखूंगा मैं इसको, 2r+1 लिखूंगा, क्योंकि वहां an है, वहां r है, तो r लिख देंगे, 2r+3 अगेन 1/8, तो ये बाहर जाएगा तो 8 बन जाएगा, है ना, 1/8 था नीचे, तो वो ऊपर चला जाएगा इधर, राइट। अब याद करो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है, हर क्लास में करवाया जाता है, vn-1 का क्वेश्चन है, खेलते खेलते बच्चे इसको करके आए हुए होंगे, राइट। काफी बच्चों ने कमेंट्स में मुझे बताया कि बहुत इजी क्वेश्चन सर, बहुत इजी क्वेश्चन, यस। तो बेटा सबसे पहले हम लोग 8 को बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पे डिफरेंस जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो डिफरेंस किसका क्रिएट होगा, 1/2r-1 2r+1 माइनस 1/2r+1 2r+3। तो जब बेटा आप इसका एलसीएम लोगे, सो 2r+3 2r-1 ऊपर बनने वाला है ना, तो 2r+3 माइनस 2r+1, तो ऊपर 4 बचेगा। तो 8 ऑलरेडी है, 4 बचना है, तो 4 से डिवाइड भी करना है, आया समझ में। तो 4 अंदर चला गया, तो बाहर आपके पास 2 बच गया, तो क्या आ गया 2। जैसे r की बेटा अलग अलग वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, अलग अलग आपको मिलने वाला है। अब उसने बोला r की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक जाओ, तो बेटा सबसे पहले जैसे आपने 1 वैल्यू रखी, तो कितना आ जाएगा, 1/1 into 3 माइनस 1/3 into 5, पहली सीरीज है। फिर दूसरी सीरीज में क्या हुआ का, 1/3 into 5 माइनस 1/2 पुट किया, 5 into 8, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म कितना आ जाएगा, 1/2n-1। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ये सब पता है क्या होगा, ठीक है ना, इतनी आपने प्रैक्टिस करी हुई है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। सेकंड विद फर्स्ट, सेकंड विद फर्स्ट, सेकंड विद फर्स्ट, तो फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा। लिमिट एंड अप्रोचेस टू इनफिनिट लगा देंगे, तो ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है ये इनफिनिट हो जाएगा, और 1/∞ 0 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 0। सीधा सीधा आंसर यहां से आ जाएगा 2/3। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले टारगेट करना चाहिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बेस्ड है, और आपके पीवाईक्यूज इस टाइप के ऑलरेडी किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगेन इस बार काफी शॉकिंग था, पीएनसी का क्वेश्चन बहुत आसान पूछ लिया उन्होंने। From all the English alphabets, 5 letters are chosen and are arranged in alphabetical order. The total number of ways in which middle letter is M. ये बेटा alphabetical लिखा है, उन्होंने बोला 5 बनाना है, 5 लेटर्स का, राइट, जिसमें M सबसे बीच में होना चाहिए, है ना। अब ये मुझे कैसे याद है, हम लोग मेंटल एबिलिटी बच्चों को करवाते हैं जब, तब मैं 13 करके M13 के साथ रिलेट करते हैं। तो M13 है, तो M से पहले कितने होंगे, 12 होंगे। आप हैंड से काउंटिंग कर सकते हो, फिंगर्स से। टोटल 26 होते हैं, एक ये है, 12 ये है, तो 13 चॉइसेस है। उसने क्या बोला है, फ्रॉम द अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चोजन एंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और जिसमें M बीच में होना चाहिए, इसका मतलब 2 ऐसे चूज करने हैं जो M से पहले अल्फाबेटिकली आते हो, और 2 ऐसे चूज करने हैं जो M से अल्फाबेटिकली बाद में आते हो। तो 12C2 into 13C2, चलो 12C2 कितना होगा, 12 into 11/2, 13C2 क्या होगा, 13 into 12/2। चलो सबसे पहले 2 कट जाएगा, 6 into 6 आ जाएगा, राइट। अब 13 6 78, 6 into 11 into 78, अच्छा 78 करोगे 6 के साथ तो कितना आ जाएगा, 80, 480 में से 12 कम कितना होगा, 468 आ जाएगा, 468 into 11। अब 11 जानबूझ के लास्ट में रखता हूं मैं, 4680, 468 कितना आ जाएगा, 8, फोर्थ ऑप्शन है ना क्या। चलो, तो काफी इजी पीएनसी का क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ऑर्डर जिसमें फिक्स होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। लेट x be x of y be the solution of the differential equation y square dx plus this is equal to 1.
इसका मतलब x ऑफ y एक फंक्शन बना रहा है, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लीनियर सोच रहे हो तो dx बाई dy बनना चाहिए। तो देखते हैं बेटा क्या बन रहा है। सबसे पहले dy से डिवाइड कर दिया तो ये एक्सप्रेशन बन गया dx बाई dy। अब क्यों ना मैं वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर दूं, तो प्लस एक्स बाय वाई 1 बाय वाई क्यूब बन गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना है आप। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन y dy। तो बेटा ये कितना बन जाएगा आपके पास। सर यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर रहा हूं मैं, देख रहा हूं है ना, क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं जल्दी में। y स्क्वायर से डिवाइड किया बेटा, तो x अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, तो बन जाएगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल y रेज टू -2, तो इसको हम लोग लिख देंगे -2 + 1, सो माइनस ऑफ, सीधा आंसर लिखते हैं इसका, e रेज टू माइनस ऑफ 1 बाय वाई। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू -1 बाय वाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ 1 बाय वाई क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ -1 बाय वाई डी वाई, राइट। अब हम एक काम करते हैं, ई रेज टू -1 बाय वाई को अगर हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर लें, राइट, तो क्या बन जाएगा, या ई रेज टू 1 बाय वाई को, तो एक काम कर लेते हैं, नॉट ई रेज टू, हम लोग एक काम करते हैं 1 बाय वाई को t लिखते हैं। ठीक है, तो 1 बाय वाई को t लिखा बेटा तो कितना हो गया, -1 बाय वाई को t लिखा अगर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देता है, dy इज इक्वल टू dt। तो बेटा ये तो बहुत इजी था, x e रेज टू -1 बाय वाई, इसको तो कुछ भी आपको नहीं करना है। ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy के साथ जाएगा, और 1 बाय वाई को अपन ने -t लिया हुआ है, तो कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ t e रेज टू t और dt, ये आ गया आपके पास। अब इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत इजीली बाय पार्ट से कर सकते हैं इसको। तो माइनस को भी हम लोग बाहर रखते हैं, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल, माइनस बाहर ही था, होल इंटीग्रल पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल, तो एक ही पार्ट टी आ जाएगा आपके पास, माइनस अंदर जाएगा बेटा, तो बन जाएगा ई रेज टू टी माइनस टी ई रेज टू टी प्लस सी। डोंट फॉरगेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उन्होंने इनिशियल कंडीशंस आपको दी है, तो वहीं से वो हेल्प होगा आपको। तो क्या बन जाएगा बेटा, x e रेज टू -1 बाय वाई इज इक्वल टू ई रेज टू को लिख सकते हैं -1 बाय वाई, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं +1 बाय वाई ई रेज टू -1 बाय वाई प्लस सी। अब इसको कट, इसको कट, इसको कट, ई रेज टू 1 बाय वाई लिख दिया इसको, सही है। तो बन गया x इज इक्वल टू 1 + 1 बाय वाई प्लस सी ई रेज टू 1 बाय वाई। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, y की वैल्यू 1 रखने पर x भी 1 आता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 + 1 प्लस सी इंटू ई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 1 बाय ई इज सी। देख लो बेटा c कितना आ गया, -1 बाय ई आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 + 1 बाय वाई माइनस 1 बाय ई रेज टू 1 बाय वाई। यस, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं y हाफ पे। तो बेटा जैसे आपने x की वैल्यू निकालनी है, y को आपने हाफ रख दिया, तो कितना बन गया, 1 + हाफ इज 2 माइनस 1 बाय ई रेज टू 2, तो कट हो गया, 3 माइनस ई आ गया, राइट। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मतलब इसमें आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट करना नहीं था, ना ही आपको ज्यादा सोचना था। उसने थोड़ी हिंट्स आपको दी थी, x एज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, तो dx बाय dy डिफरेंशियल का फॉर्म बन सकता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा, लिखो, लेट द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स p, q and r. If the circle with the center passes through the points p, q, r, then the area of the triangle p, q, r is. तो सबसे पहले हम लोग पैराबोला बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये जो पैराबोला बनेगा आपका, ये पैराबोला का y जो होगा वो -3 है। अब उसने क्या बोला, लेट द पैराबोला मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स p, q and r.
तो पी क्यू आर में पैराबोला को मीट करना है, तो x को 0 रखेंगे तो कुछ ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0, -3, तो मेरा पैराबोला यहां से पास करेगा। मान लेते हैं कुछ ऐसा पैराबोला बन रहा है आपका, या सॉरी ऐसा कुछ पैराबोला बन रहा है आपका, राइट। ऐसा मान लेते हैं कि एक पैराबोला बन रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। किस पॉइंट पर मिल रहा है? एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर, तो उसको भी हम लोग नेमिंग हमारे हिसाब से खुद ही कर देते हैं। सो लेट्स से मैंने इसका नेमिंग कर दिया पी, इसका नेमिंग कर दिया क्यू, इसका नेमिंग कर दिया आर। अब उन्होंने कहा है इफ द सर्कल विद सेंटर एट -1, ओके, तो सर्कल का सेंटर जो है वो -1, -1 है, और वो इन सब पॉइंट से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो ओके, तो एक सर्कल हम बना लेते हैं ऐसा कुछ, ओके। अब देखो आप थोड़ा सा डायग्राम को ऐसा समझ लो, भले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है बट यू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि -1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेम ऐसा इमेज इसका बन जाएगा इस डायरेक्शन में। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर इसका सेंटर -1, -1 है इसका सेंटर, और सर्कल यहां से पास कर रहा है, तो बोल रहा है आपको बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। तो बेटा अगर इसका सेंटर -1 पर है, तो क्यों ना मैं इसका रेडियस ढूंढ लूं। सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन आएगा तो मुझे पी और आर पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ओके। तो सर्कल का इक्वेशन बेटा आपको निकालने के लिए रेडियस निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, नेक्स्ट 3 प्लस -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर इज 4, तो रेडियस आ जाएगा आपके पास √5, ओके। तो सर्कल का इक्वेशन आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करता हूं, ये q p और q ऐसे p और r ऐसे पॉइंट्स है जहां पर y 0 है फॉर p और r, तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4। क्यों, ये 1 बनेगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो बड़ा x + 1 का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा +-2, इसका मतलब x कितना आ जाएगा, एक तो 2 - 1 1, दूसरा x कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, है ना। चलो 2 x की वैल्यूज अब आपके पास आ चुकी है, आपको बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, तो बेटा टोटल बेस कितना हो गया, ये आपका -3 था, 1 था, बेस हो गया 4 का, ओके। हाइट कितनी हो गई, ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसा, तो ये हाइट 3 की हो गई, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, हाफ 4 × 3 6। तो अगेन फेयरली इजी क्वेश्चन, भले आपको देखने में थोड़ा सा लग सकता है बट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उसने क्या दिया है, अगेन ये एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सर्कल का काफी सारा सेगमेंट टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया गया है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि हमेशा दो सर्कल्स के बीच के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके हमें बताना होता था, ओके। तो उन्होंने क्या कहा है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। तो सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो उन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन सर्कल की हमें दे दी है, ओके, और उसका रेडियस भी दे दिया है। तो बेटा इसका सेंटर आपको पता चल गया, x का वैल्यू -2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट। ये 2 है, ये 2 है, तो -2, 2 इसका सेंटर होगा। लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट हैज अ सेंटर एट 2,5, तो 2,5 पे एक सर्कल है जिसका सेंटर है, तो आपको बताना है इंटरसेक्ट्स द सर्कल सी एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, तो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या क्या बताना है, रेडियस का इंटरवल बताना है कि भाई आर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी जिसके लिए ये सर्कल 2 पॉइंट पे कट करे। तो मैंने कहा कि यार टचिंग कंडीशन निकालता हूं, उसके बीच की वैल्यूज कटिंग हो जाएगी, है ना। तो टचिंग के लिए दो कंडीशन होगी, एक तो यहां पे टच कर जाए विच इज एक्सटर्नल टचिंग, दूसरा एक बड़ा सर्कल बने जिसके लिए ये पूरा इनसाइड द सर्कल लाई कर जाए, है ना। चलो तो दोनों कंडीशन करते हैं, इन दोनों के बीच की कंडीशन में जितने भी सर्कल बनेंगे वो सब इस सर्कल को काट देंगे, राइट। चलो तो अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया था, उसको इरेज कर दिया है। इन दोनों के बीच का सेंटर, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2 है, तो हमें r नहीं पता है। अब सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है, 2,5 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले बेटा, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास 25, तो रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है। इसका मतलब r की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो सकती है बेटा वो कितनी हो सकती है 3। ये 3 होगा, ये 2 होगा, तो बीच की दूरी 5 हो जाएगी। अच्छा, अब अगर ये इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसको ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उस केसेस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर वो है 5, और वो कितना हो जाएगा, देखो बेटा ये पूरी की पूरी बड़ी सर्कल की रेडियस है r, ठीक है, मैं इसको लिख दूंगा r। फिर अगर आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना, ये जो दूरी है ये दूरी कितनी है 2 है ना, तो वो लिख दिया 2। तो r में से अगर 2 को माइनस करूंगा तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 आप निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, तो 5 है, तो r का वैल्यू क्या आ सकता है 7, राइट। सो सबसे छोटी वैल्यू 3, सबसे बड़ी वैल्यू 7। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये भी लगाते हैं, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड इट इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2, ठीक है। दोनों के डिफरेंस से C1 C2 बड़ा होना चाहिए, सम से छोटा होना चाहिए। तो सम से अगर छोटा होगा तो इनसाइड होगा, और डिफरेंस से बड़ा होगा तो आउटसाइड होगा, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और 7 विच इज 10। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्फा और बीटा, तो बीटा बेटा आपके पास 7 होगा, अल्फा आपके पास 3 होगा। सो 3 बीटा मतलब 21, 21 माइनस 6 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 15। सो 15 इज द करेक्ट आंसर। अगेन बहुत ही आसान सा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में रिलेटिंग इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया है, लेट fx इज इक्वल टू 7 tan raised to 8x प्लस 7 tan raised to 6x माइनस 3 tan raised to 4x माइनस 3 tan square x। अब जब मैं अगर इसको देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 2-3 स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें I2 को I1 के टर्म्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहां बाय पार्ट लगाएंगे, सी आपको पता चलना चाहिए कि किस स्टेप में हमें कैसे कैलकुलेशंस को करना है। अगर मैं यहां पे डायरेक्ट बाय पार्ट लगाता हूं तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन fx आएगा माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड आएगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे fx को 2 बार इंटीग्रेट करना है, ओके। तो मुझे fx को इन शॉर्ट इंटीग्रेट करना है, तो मैं डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकता। तो मैं काम करता हूं, मैं fx को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं जहां से मैं उसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने fx को इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने I1 कैलकुलेट किया सबसे पहले। तो I1 क्या है बेटा, 0 से π/4 tan की पावर ऑफ 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 7 tan की पावर 6x मैंने कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास, tan स्क्वायर x प्लस 1 बच गया। फिर मैंने क्या कर लिया, माइनस 3 tan स्क्वायर x को कॉमन निकाल लिया। फिर ब्रैकेट में क्या बच गया, tan स्क्वायर x प्लस 1 बच गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से π/4 7 tan raised to 6x माइनस 3 tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x dx। अब हम लोग क्या करते हैं, tan x को t रख देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, tan x को t रखते हैं, तो sec स्क्वायर x dx मेरा dt हो जाएगा। तो बन जाएगा 0 से 1 7t की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर dt। फर्दर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो 7t की पावर 7/7, तो बेटा ये बन जाएगा t की पावर 7 माइनस 3t की पावर 3/3, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, माइनस t की पावर 3। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। अब जैसे आप अपर लिमिट 1 को पुट करते हो तो क्या बन जाएगा आपके पास 0 और 0 पे 0। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि I1 जो है वो मेरे पास 0 के बराबर है। मतलब बेटा इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है। अब फर्दर I2 को इवेल्युएट करते हैं। तो जैसे मैं I2 को इवेल्युएट कर रहा हूं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि I2 को इंटीग्रेट करने में बाय पार्ट लग रहा था और I1 के फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, I2 को मैं लिख रहा हूं 0 से π/4 x fx। अगेन बाय पार्ट लगा देंगे हम यहां पे। तो बाय पार्ट कैसे लगेगा, ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके पास dx के साथ। अब बेटा क्या होगा, x इंटीग्रेशन एफ एक्स, तो बेटा अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स देखो तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये एक्सप्रेशन बचा है आपके पास, तो ये कितना बन जाएगा, x इंटीग्रेट करने के बाद बन जाएगा tan की पावर 7x माइनस tan की पावर 3x। ओके, अब जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा वो लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन होगा और वो क्या क्या हो जाएगी, 0 से π/4 ये हो जाएगा। अब बेटा अगेन एफ एक्स को मैं ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुका हूं, तो जैसे मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर चुका हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं ये एक्सप्रेशन को बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि इंटीग्रल एफ एक्स की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज I1, तो I1 को इंटीग्रेट करना है। तो अब I1 आपके पास क्या बचा बेटा, इंटीग्रेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बचा है वो बचा है tan की पावर में 7x माइनस tan की पावर में 3x dx। सही है। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे मैं π/4 पुट करूंगा तो π/4 इंटू 1 माइनस 1 0 होगा, 0 पुट करूंगा 0 होगा, तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी 0 हो चुका है। अब मुझे सिर्फ माइनस ऑफ दिस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है और वही मेरे I2 की वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो मैंने 10 की पावर 3 को बाहर निकाल दिया, यहां पे क्या बच गया 10 की पावर 4 माइनस 1, जिसमें से एक को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर माइनस ऑफ 1, दूसरा लिख सकते हैं tan स्क्वायर प्लस 1, उसको मैं sec स्क्वायर लिख देता हूं सीधा सीधा। अब अगेन जब इंटीग्रेशन होगा बेटा तो t की पावर 5 माइनस टी क्यूब हो जाएगा, विच विल बिकम 10 की पावर 6x बाई 6 और माइनस 10 क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 की पावर 4x बाई 4। बेटा यहां पे मैंने क्या करा है, tan x को t रखा है, तो sec स्क्वायर x dx मेरा dt बन गया है, तो ये t की पावर 3 t की पावर 2 माइनस 1, तो t की पावर 5 t की पावर 3 बना, t की पावर 5 को लेगा 6/6 माइनस 4/4। अगेन बेटा इंटीग्रेट करने के बाद जब आप लिमिट्स को पुट करते हैं तो लिमिट्स आपकी क्या पुट हो जाएंगी, 0 से 1 पुट होगी। क्यों, 0 से π/4 में इंटीग्रेशन तो था मेरा, लेकिन जब मैंने tan x को t लिया तो इंटीग्रेशन क्या बन गया 0 से 1 तक। अब जैसे 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे क्या जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, भूलना नहीं है आपको, तो कितना आ जाएगा 1/6 माइनस 1/4। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ 1/6 माइनस ऑफ 1/4, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस 2/24 विच इज 1/12। अब उसने आपसे क्या पूछा, 7 टाइम्स I1 पूछ लिया जो कि 0 ही होगा, और 12 टाइम्स I2 पूछ लिया जो कि 1 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज 1। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था और ज्यादा लेंथी भी नहीं है। हाँ, मैंने आपको काफी स्टेप्स में डिटेल में उसको समझाया है, तो हो सकता है आपको टाइम लगा हो इसको समझने में, बट ओवरऑल इजी क्वेश्चन था, डुएबल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, अब हमें एक और फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है। देखा पेपर में 2 फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। यहां पे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। लेट एफ एक्स बी अ रियल डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 1 के बराबर है। ओके, अब एफ ऑफ 0 1 के बराबर है तो ये एक्सप्रेशन में पुट होगा, कहीं ना कहीं काम आने वाला है। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपका एफ एक्स एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ ऑफ वाई है। इसका मतलब ये आपका कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है जैसे आप इजीली समझते थे। तो बेटा अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें डिटरमाइन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कहां करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम डिफरेंशिएशन में, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं वहां पर हम डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, y को 0 रखते हैं। तो y जैसे मैंने 0 रखा तो क्या बन गया बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ 0। अब बेटा देखो आपके पास y 0 पुट करने पर f ऑफ 0 का जो एक्सप्रेशन बना है वो 1 सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन अब आपको f डैश ऑफ 0 नहीं पता क्या होगा, तो मैं क्या करता हूं, x को भी 0 रखता हूं। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन में यहां पर x को 0 रखता हूं तो बेटा क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 f डैश 0 प्लस f डैश 0। अगेन f ऑफ 0 तो था ही वहां पर। अब बेटा देखो f ऑफ 0 1 है तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस f डैश 0, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 है तो ये बन जाएगा 2f डैश ऑफ 0। इसका मतलब यहां से मुझे पता चल गया कि f डैश ऑफ 0 मेरा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चलो तो f डैश 0 आप हाफ निकाल चुके हो।
अब जैसे आपने एफ डैश जीरो को हाफ निकाला है, यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में, तो बेटा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जीरो इज हाफ, तो हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अब बेटा अगर यहां से आप ऑब्जर्व करो चीजों को, तो एफ एक्स माइनस हाफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1/2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। अब बेटा जैसे एफ एक्स को नीचे लेके जाएंगे 1/2 हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अगेन ऐसे क्वेश्चंस को आप इंटीग्रेट कर लेते हैं यूजुअली dx के साथ, राइट। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ln ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, राइट। ये बन जाएगा ln ऑफ एफ एक्स, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाफ का इंटीग्रेशन x/2 प्लस सी, राइट। अब अगेन मैं क्या करता हूं, x को 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं ताकि मुझे कांस्टेंट मिल जाए। तो जैसे मैंने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, ln ऑफ f ऑफ 0 हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखा। तो बेटा ln ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 0 1 होता है, तो ln 1 0 होता है, 0 इक्वल टू 0 प्लस c, c 0 आ गया, राइट। तो एक्सप्रेशन बन गया ln ऑफ fx, ln ऑफ fx इज इक्वल टू x/2। तो बेटा यहां से मुझे क्या पता चल गया, fx कितना आ गया मेरे पास, e की पावर x/2 आ गया, राइट। तो ये मेरा बन गया fx इज इक्वल टू e की पावर x/2। अब बेटा मुझे उसने क्या बोला है, ln ऑफ fx का समेशन करना है, इसका मतलब किसका समेशन करना है, x/2 का सम करना है, ओके। तो क्वेश्चन है सिग्मा ln fx को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं x/2, सो fn इज नथिंग बट n/2। नाउ n की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 100 तक। अब समेशन है हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ सिग्मा n, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 100, तो 1 से 100 सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो जाता है, 5050, राइट। ये तो आपको बचपन से ही पता है, नहीं पता है तो बेटा सम निकाल सकते हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस l, n/2 मतलब 100 टर्म्स है, बाई 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट 101 आ जाएगा, तो 101 इंटू 50 50 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो 2525 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगेन बहुत आसान उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मतलब इसमें आपसे कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन करना या उसके बाद फंक्शन डिटरमाइन करना ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन करना था और आपको इजीली आंसर मिल जाता। ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। ओके तो सबसे पहले एक सेट A दिया है हमें 1 to 10, B एक सेट दिया है जो कि m/n एक रैशनल फॉर्म बनेगा जहां पर mn बिलोंग्स टू A है, दोनों A में से लिए जाएंगे। m का वैल्यू n से छोटा है, ओके इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन बनने वाला है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनने वाला है, ओके। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, इसका मतलब ये फाइनलाइज्ड फॉर्म में है, इससे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बी के अंदर कितने एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, ओके। तो क्यों ना मैं n को फिक्स करता जाऊं और वहां से फिर हम m को सिलेक्ट कर लेते हैं। m n से छोटा है, इसका मतलब n जो स्टार्ट करेगा वो 2 से स्टार्ट करेगा। तो बेटा सबसे पहले n अगर 2 है तो m/n जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो m/n के होने की पॉसिबिलिटी है 1/2। n का वैल्यू बेटा 3 हो सकता है, तो m/n के होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, दैट इज 1/3 एंड 2/3, ओके। नेक्स्ट n की वैल्यू 4 होने की पॉसिबिलिटी में m/n क्या क्या हो सकता है, 1/4। बच्चे बोलेंगे सर 2/4 लिखना है, नहीं लिखना क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ है, सो दिस विल बी 3/4 रिड्यूस्ड फॉर्म। नेक्स्ट n का वैल्यू अगर मैं 5 लिखता हूं बेटा तो m/n क्या क्या हो सकता है, m/n हो सकता है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, राइट। एंड 5/5 तो नहीं होगा क्योंकि m/n ऐसा रेशियो है जिसमें m n से छोटा है, तो यू कैन नॉट गो टिल 5। n का वैल्यू जब मैंने 6 ले लिया तो m/n क्या क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, तो हो जाएगा 1/6, 2/6 नहीं ले रहा हूं क्योंकि 1/3 होता है, 3/6 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1/2 होता है, 4/6 नहीं ले रहा हूं क्योंकि 2/3 होता है, तो 5/6 ले लूंगा। n का वैल्यू जब बेटा 7 आ जाएगा तो 1/7 से लेके 3/7, 4/7, ओके, 5/7, 6/7 यहां तक चला जाएगा। फिर n का वैल्यू जैसे हम लोग 8 सेलेक्ट करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू हम लोग 8 ले लेते हैं, तो नंबर बन जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 नहीं लेंगे, क्यों 1/2, 2/8 लेंगे क्या 1/4 नहीं लेंगे, सॉरी।
तो 1/8, 3/8, नेक्स्ट 5/8, नेक्स्ट 7/8, है ना। तो ये टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। n की वैल्यू जैसे मैंने 9 ले ली, तो अगेन उसमें बेटा 1/9, 2/9, 3/9 नहीं आएगा, लेकिन 4/9, नेक्स्ट उसके बाद 5/9, 6/9 नहीं आएगा क्योंकि 2/3 बन जाएगा, 7/9 एंड 8/9। तो ये आ गया आपके पास। n का वैल्यू 10 करने पर आपको क्या क्या मिलेगा बेटा? 1/10, 2/10 नहीं ले रहा हूं, 3/10 ले रहा हूं, 4/10 नहीं ले रहा हूं क्योंकि 2/5 आ जाएगा, 5/10 नहीं ले रहा हूं, 6/10 नहीं ले रहा हूं, 7/10 लेना पड़ेगा, नेक्स्ट 8/10 नहीं ले रहे, 9/10 लेना पड़ेगा, राइट। तो हैंडफुल ऑफ केसेस है, बहुत इजीली निकाल के काउंटिंग कर सकते हैं विदिन 2 मिनट्स, राइट। तो ये एक केस, 2 3 हो गए, 2 5 हो गए, 4 9 हो गए, 2 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 17 केस हो गए, 1 2 3 4 21 केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए और ये 4 हो गए। तो 21 और काउंटिंग अगर मैं करूं 4 तो टोटल हो गए मेरे 10 केस। सो सम्स अप टू 31, राइट। तो हैंडफुल ऑफ केसेस थे जिन्हें काउंट करना भी हमारे लिए काफी आसान था, तो हमने उनको लिख लिया और इजीली काउंट कर लिया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इजियर क्वेश्चन था, सेट्स का पूछा इन्होंने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अच्छा एरिया का क्वेश्चन आ गया है। तो एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल अगर आप बनाते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 2,√3 उसका सेंटर है। सो दिस इज 2,√3, 0 सेंटर हो गया। अच्छा 2√3 का वो रेडियस भी रखना है अपने पास, है ना। तो 4 3 12, तो 2√3 उसका रेडियस भी है बेटा। इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसा है, राइट। तो ये 2√3 रेडियस का सर्कल है मेरे पास। फर्दर उसने क्या बताया कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। अच्छा इसका क्या मतलब है? y स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। सो ये मेरा हो जाएगा ऐसा कुछ पैराबोला काइंड ऑफ थिंग बनेगा, राइट। ये मिल जाएगा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कभी अगर आपको निकालने हैं तो आप एक काम कर लीजिए, सर्कल में जब y की जगह पे आप 2√3x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y की जगह पर 2√3x, तो बन जाएगा x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 2√3x इज इक्वल्स टू 12। तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√3x प्लस 12 प्लस 2√3x इज इक्वल टू 12। तो मेरा 12 कट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहां से एक, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, सो माइनस 2√3x इज इक्वल टू 0। क्यों? दो बार 2√3 माइनस में था, एक बार एडिशन में था, एक बार सबट्रैक्शन आ जाएगा। यहां से एक फैक्टर x इक्वल टू 0 आ जाएगा और बेटा x इज इक्वल टू 2√3 आ जाएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट आ गया आपके पास, ये आ गया 2√3 x का वैल्यू है। तो बेटा जैसे आपने x का वैल्यू 2√3 रखा, y भी 2√3 टू 2√3, तो y कितना आ जाएगा 2√3। सिमिलरली यहां पे अगर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, ये आपका है, यहां पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये बन जाएगा 2√3 माइनस 2√3, ओके। तो ये बन गया आपके पास दूसरा एंड पॉइंट, ओके डन। अब हमें उन्होंने क्या कहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन व्हिच इज आउटसाइड द पैराबोला इनसाइड द सर्कल। तो पैराबोला के बाहर और सर्कल के अंदर। तो आई थिंक बहुत इजीली, बहुत ज्यादा ही इजीली बच्चों ने ये वाला एरिया निकाल लिया होगा, राइट। तो बेटा इस एरिया को निकालने के लिए कौन सी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं? कमेंट्स में अगर आपने कोई और टेक्निक की है तो प्लीज बच्चों कमेंट में बताना कैसे इसको कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर ये भी 2√3 है, ये भी 2√3 है और ये भी 2√3 है, तो ऑब्वियसली ये एक डायमीटर है, राइट। अच्छा अब अगर ये डायमीटर है तो क्यों ना हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, राइट। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सेमी सर्कल का एरिया निकालने के बाद क्यों ना मैं ये पैराबोला का जो एरिया है वो भी निकाल लूं। तो पैराबोला कौन सा बन रहा है आपका, देखो ये वाला पैराबोला का एरिया मैं निकाल लूं, ये पैराबोला का एरिया निकाल लूं। तो क्यों ना मैं सर्कल में से पैराबोला का एरिया माइनस कर दूं, हटा दूं। एरिया सेमी सर्कल जो कि ये पूरा एरिया होता,
राइट, उसमें से मैंने पैराबोला का एरिया माइनस कर दिया, माइनस एरिया ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैराबोला निकालने की शॉर्टकट टेक्निक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, नहीं पता है तो बेटा प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, हर क्लास में हम बताते हैं बच्चों को। दिस इज 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ पैराबोला क्या होता है, ये होता है 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्म हो रहा है वहां पर। चलो, तो ये होता है आपका एरिया ऑफ पैराबोला। तो बेटा अभी हम लोग फाइनल आंसर लिख रहे हैं। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर कितना होगा बेटा, 12 के बराबर हो जाएगा, 12 बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 6। यहाँ साइड आपके पास आंसर आ गया 6 पाई। नेक्स्ट, उसके बाद अब आप लोग क्या बोल सकते हो, 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो अगर आप ये हाइट देख लो, ये हाइट है 4√3 और आप ये बेस देख लो तो ये है 2√3। समझ में आ रहा है, ये बेस है मेरे पास 2√3 का और ये हाइट है 4√3 की। तो हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2√3 इंटू 4√3। √3 3 के साथ कट, 4 2 8, 8 इंटू 4 2 8, 8 2 16। तो 6 पाई माइनस 16। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 पाई माइनस 16। राइट, तो अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान मैं इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग रेगुलर रूटीन क्लास में डिस्कस करते ही हैं। सो एन इजी एंड और कैलकुलेटिव नहीं, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन यूजुअली काफी कैलकुलेटिव होता है, लेकिन वो यहां पे हमें देखने नहीं मिला है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white and 6 black balls. If the probability that the first selected ball is black, given that the second selected ball is also black. probability का क्वेश्चन है और काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, लास्ट में उसने आपको क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। उसने दिया है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट द सेकंड सिलेक्टेड बॉल इज आल्सो ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल ब्लैक होगा अगर सेकंड सिलेक्टेड बॉल ऑलरेडी ब्लैक है, हमें पता है। तो ठीक है, तो पहला बॉल ब्लैक हो सकता है, दूसरा ब्लैक हो सकता है और पहला बॉल व्हाइट हो सकता है, दूसरा बॉल तो ब्लैक ही होगा। गिवन है, ये आपके पास चॉइस नहीं है, गिवन है। अब बेटा ये आपकी बनने वाली है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 4 व्हाइट है और 6 ब्लैक है, तो 6 ब्लैक मतलब 6/10 पहले ब्लैक बॉल आने की। अब दूसरा ब्लैक बॉल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/9 हो जाएगी, प्लस पहला बॉल व्हाइट आ जाए तो 4/10 हो जाएगी और दूसरा ब्लैक हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 6/9 हो जाएगी। तो ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब टोटल प्रोबेबिलिटी में आपका फेवरेबल केस क्या है, तो फेवरेबल केस है आपका फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज अ ब्लैक, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन सेकंड इज अ ब्लैक बॉल। ये आपके पास आ जाएगा बेटा 30/30 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 30/54। तो 6 का टेबल 5 बार जाएगा, 6 का टेबल 9 बार जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 5/9। और mn आपको दिया गया है, m + n पूछा है विच इज 14। तो प्रोबेबिलिटी का काफी आसान सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा जिसमें ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं थी। चलिए बेटा अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपरबोला का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पिछले साल से आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड था इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला बी 1,14 एंड 1,-12। तो 1,14 और 1,-12 हमारे हाइपरबोला का फोकाई है। बच्चों को हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि बेटा देखो शिफ्टेड भले ही है, लेकिन अगर आप उसको ओरिजिन पे मानकर भी सॉल्व करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा और ज्यादा चेंजेस मेजरमेंट्स में नहीं आता है। ठीक है, अगर आपसे वर्टेक्स पूछेगा तो चेंज आ सकता है, अगर आपसे मान लीजिए LR के एंड पॉइंट्स पूछता है तो चेंजेस आ सकता है, लेकिन वो लेंथ पूछ रहा है तो इट विल रिमेन सेम। तो हम इसको ऐसे कुछ मान लेते हैं। यहां पर ले लेता हूं मैं 1,14 और 1,-12 है, तो इन दोनों के बीच का बेटा डिस्टेंस कितना है 26 और 26 से डिस्टेंस है, यह रहेगा S, यह रहेगा S'। तो और अगर इसका सेंटर की हम बात करें तो बेटा सेंटर कितना हो जाएगा 1,1 पे इसका सेंटर होगा ऑफ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कुछ ऐसा बनने वाला है कॉन्जुगेट फॉर्म में।
अब ये जो दूरी होने वाली है, ये जो दूरी होगी, ये AE की दूरी होती है, या हम बोल दें यहां पर BE हो जाएगी इसके केस में, राइट। यहां पर हम इसको BE लिख सकते हैं। तो बेटा टोटल लेंथ कितनी हो गई 26, BE की लेंथ कितनी होगी 13। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ इट पासिस थ्रू 1,6, मतलब x की वैल्यू 1 है और 6 है, इसका मतलब ये जो लेंथ होता है आपका, ये b के बराबर होता है। तो b का लेंथ कितना आ गया बेटा 5। अब हाइपरबोला में आपको पता है कि BE, A और B जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर बेटा फॉलो करते हैं ये लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं BE अगर 13 है, B अगर 5 है, तो A का वैल्यू डेफिनेटली 12 ही होने वाला है, राइट। या आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, और वहां से आप निकाल सकते हैं A और B। डन। फिर उसने पूछा है लेंथ ऑफ इट्स LR, तो LR की लेंथ बेटा हो जाती है 2A स्क्वायर बाय B, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो 2A स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, B कितना आ जाएगा बेटा 5, तो कितना आ जाएगा 288 बाय 5। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस केस में। तो अगेन बहुत आसान क्वेश्चन हाइपरबोला का, एज एक्सपेक्टेड हर बार पूछा ही जा रहा है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेट करके पूछते हैं, ज्यादा उसमें भी चेंजेस नहीं आता है। 21st क्वेश्चन को ले लेते हैं बेटा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। फंक्शन हमें दिया गया है इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, जहां पर a 1 से बड़ा है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले हम लोग a और b को ढूंढ सकते हैं। तो a और b को ढूंढने की जो कंडीशन है वो कंटिन्यूटी से पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट की, ये बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस b। पहली इक्वेशन आ गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन में -6ax, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा b। अब 1 पुट करने पे इसका डेरिवेटिव आया है -6, तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है b। अब डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 6a प्लस b का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन बन गई। दूसरा यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि b अगर 6a है तो b को मैं -6 से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो a में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a। तो बेटा ये कितना बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि -6 प्लस 3 कितना होगा बेटा आपके पास -3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। फर्दर हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या करते हैं a कॉमन, तो a माइनस 2 माइनस ऑफ 1 a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बड़ा a का वैल्यू या तो 1 आ जाएगा, a का वैल्यू या तो 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला है a ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कंफर्म a का वैल्यू 2 है। अच्छा, अगर a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 विद नेगेटिव विच इज माइनस ऑफ 12। तो हमने बेटा क्या कर लिया, हमने a को भी ढूंढ लिया है और हमने b को भी ढूंढ लिया है। इसका मतलब अगर मैं फंक्शन को लिखना चाहूं तो ये फंक्शन अब मेरे पास क्या बन चुका है, फंक्शन बन चुका है माइनस ऑफ a का वैल्यू 2 है, तो माइनस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 2। और वैसे ही अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, सो दिस इज लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस b का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 12, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 12 ऑफ x। तो बेटा ये फंक्शन आ चुका है अभी, ओके। तो अब इसने फिर इस क्वेश्चन को क्या किया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से आगे लेके जाके एरिया में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है। तो अब अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो कैसे हम इसका एरिया निकालते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस स्पेस को थोड़ा सा खाली कर देते हैं, तो यहाँ पर हम अच्छे से कैलकुलेशंस हमारी कर सकते हैं ग्राफ बना के। जब तक हम रीड करते हैं, इसने क्या लिखा है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू fx, ओके, y इक्वल टू fx हमारा ग्राफ है, उसकी बात हो रही है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू -20 लाइन, ठीक है। तो y इक्वल टू fx और -20 में आपको एरिया बताना है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो सबसे पहले डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा आपके पास, लेट्स डू इट हियर, यहां कर लेते हैं। तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पर आंसर -8 आ जाएगा, 0 पुट करते हैं, 0 पर आंसर -2 आ जाएगा, तो 0 पर वैल्यू -2 है।
और x की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर कितना मिल रहा है, -8 मिल रहा है। ओके, इसकी जो वर्टेक्स है बेटा, तो वो वर्टेक्स कितनी आ जाएगी आपके पास, ऑब्वियसली 0 पर ही आएगी, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास, ठीक है, इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। नेक्स्ट कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, तो बेटा 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -8 वैल्यू आ रही है इसकी 1 पे। फिर 1 जैसे इसमें पुट किया आपने, अगेन -8 आ रही है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है। इसके बाद हमारे पास ग्राफ में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एक ग्राफ को इरेज कर देते हैं। इसके बाद वाला जो ग्राफ है वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और कहां तक है, तो देखिए यहां पर आपको दिया है y इक्वल टू -20 तक दिया गया, राइट, fx और y इक्वल टू -20। तो बेटा y इक्वल टू -20 की अगर मैं बात करता हूं, तो इस एक्सप्रेशन को -20 रखते हैं, तो 4 - 12x इज इक्वल्स टू -20, सो 12x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू बेटा कितनी आ रहेगी 2, तो x की वैल्यू 2 तक, यहां से 2 तक, ओके, ये 1 तक था, ठीक है। तो 1 से 2 में हमें निकालना है, देन द वैल्यू एरिया इनक्लोज बाय फंक्शन एंड द लाइन, तो फंक्शन और लाइन के बीच का एरिया हमें निकालना है यहां तक, ठीक है बेटा। चलो, तो फंक्शन और लाइन के बीच का एरिया हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, तो हमें इन्होंने इन अ नटशेल ये लाइन, ये पैराबोला का एरिया निकालने के लिए बोला है, और ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला है। ओके, अब क्वेश्चन इजी है, डुएबल है, लेकिन ऑब्वियसली लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पहले कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके ए बी ढूंढना है, ग्राफ ढूंढना है, उससे वहां से आपको एरिया मिलने वाला है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहां से कहां के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर हमें सिमेट्री मिल जाएगी, दैट इज -20 वैल्यू इस एक्सप्रेशन की कब आएगी, हमें ये चेक करना है। तो हमने बोला -6x² -2 का वैल्यू आपके पास आना चाहिए, माइनस ऑफ 2 का वैल्यू आना चाहिए आपके पास -20, ओके, तो -2 का वैल्यू आना चाहिए, -2 इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा -20। ओके, तो बेटा यहां से अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो 6x² का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 18 आ रहा है, देखो 6 उधर जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो बेटा x² का वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगा, x का वैल्यू आपके पास ±√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू है ये -√3 है, इसका मतलब ये जो एरिया मुझे बाउंड करना है, ये जो एरिया मुझे बाउंड करना है, ये इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो, या तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे कर लेता हूं, -√3, ठीक है, से हम लोग जाते हैं 1 तक। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का कॉन्सेप्ट यूज होता है हमेशा एरिया निकालने के लिए। तो अपर कर्व मेरे पास क्या है, -6x² -2 अपर कर्व, माइनस लोअर कर्व बेटा कितना आ जाएगा, -20, तो ये -20 आ जाएगा, राइट। ये एरिया आ गया आपके पास, तो ये कहां से कहां तक, यहां तक आया। इसके बाद ये एरिया निकालना है, तो ये एक ट्राइंगल है ना, तो प्लस मैं ट्राइंगल का एरिया कर देता हूं यहाँ पे, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, राइट। तो प्लस एरिया का ट्राइंगल का एरिया, तो ये बेटा कितनी लेंथ हो गई टोटल आपके पास, ये 1 यूनिट लेंथ हो गई है, ठीक है। और ये हाइट कितनी हो गई है, 12, ठीक है बेटा। तो 12 और 1, तो बेस 1 का है, 12 का हाइट है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो +6 यूनिट पीछे सीधा सीधा हम ट्राइंगल का एरिया कर देंगे। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये बन जाएगा -6x² -2 + 20, सो -2 + 20 कितना हो जाएगा, 18। इसको इंटीग्रेट करना है हमें dx के रिस्पेक्ट में, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -√3 से 1 तक। तो इसको लिख लेते हैं, -6 x² को लिखा आपने x³/3 + 18x, ओके, और कहां से कहां तक कर लिया, -√3 से 1 तक, ठीक है। तो अब ये कितना बन जाएगा बेटा, 3 1 जा 2 जा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 1 पुट करने पे ये आ जाएगा -2 + 18 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -√3 का क्यूब कितना होगा, 3√3, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6√3, तो -6√3 आ जाएगा आपके पास, राइट। क्योंकि यहाँ पे -√3 आपने किया, तो -3 माइनस माइनस प्लस, सो 6√3 आ गया, और ये -√3 यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, -18√3, ओके। +6 एरिया भूलेंगे नहीं, लास्ट तक उसको लिखते ही रहेंगे, +6 अपने पास ऑलरेडी है। चलो कॉन्स्टेंट्स को बैलेंस करते हैं, 18 - 2 कितना हो गया बेटा, 16, 16 + 6 कितना हो गया बेटा, 22 हो गया, तो बेटा ये कितना बन गया आपके पास, 22। अच्छा, अब इसको देखो, 18√3
माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो 6 माइनस 18 माइनस 12 प्लस बन जाएगा, सो प्लस 12 रूट ऑफ 3। तो ये आपका एरिया आ जाएगा फाइनल। अब अल्फा कितना है 22, बीटा कितना है 12, टोटल कितना हो जाएगा 34, राइट। सो 34 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो काफी लेंथी है, कैलकुलेशंस में गड़बड़ होने की काफी रास्ते हैं जहां गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, बट यस डूएबल। अगेन कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि जो हम ऐसा सोचे कि आउट ऑफ द बॉक्स था या आउट ऑफ द सिलेबस कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बट थोड़ा लेंथी बनाने की कोशिश की है। अगेन ये क्वेश्चन देखो, बच्चे यूजुअली प्रॉपर्टीज को छोड़ के जाते हैं, बट इजी क्वेश्चन प्रॉपर्टी का आया है। तो अगेन मैं आपको बार बार वीडियो में बता रहा हूं कि जेईई मेंस में आपको बेसिक सब कुछ करके जाना है, भले एडवांस सब कुछ चीजें आपको ना आती हो। चलिए, सो एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 बाय एन प्लस 1 फॉर्मूला है, राइट। तो अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं 11c 2r प्लस 1 बाय 2r प्लस 2, तो बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं 11c 2r प्लस 1 बाय 2r प्लस 2 हो जाएगा 12c, r बढ़ जाएगा 2r प्लस 2 अपॉन 12। देख लो होता क्या है, सबस्क्रिप्ट एक बढ़ती है, सुपरस्क्रिप्ट एक बढ़ती है, तो 11 का 12 हो गया, 2r प्लस 1 का 2r प्लस 2 हो गया। अब नीचे जो r प्लस 1 था, जो नीचे इससे एक ज्यादा था 2r प्लस 2 हो गया है, अब वो क्या ले लेगा, n की बड़ी वाली ले लेगा, तो 12 आ जाएगा। अब यहां पर जो सिग्मा लगा है मैं यहां लगा दूंगा, तो सिग्मा के बाहर 12 को लेके जाऊंगा तो बन जाएगा 1/12 सिग्मा 12c 2r प्लस 2। डन बेटा। अब आप क्या करो, आर की वैल्यू 0 से 5 पुट कर लो। तो बेटा जब आप इसमें आर की वैल्यू 0 से 5 पुट करोगे तो आपको दिखेगा क्या क्या लिखा है। तो क्या लिखा है देखो, 12c2 12c4 12c6 12c12 दिख रहा है क्या, आर की वैल्यू 5 तक अपन लेके गए। अब बेटा आपको याद है, क्या याद है, आपको पता है कि 12c0 12c2 से लेके 12c12 सम ऑफ ऑड एंड इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल होता है, तो कितना होगा 12c1 12c3 12c11। तो बेटा टोटल होता है 2 की पावर 12, तो आधा कितना होगा, इक्वल इक्वल आधा 2 की पावर 11। अब मुझे पता है ये कितना है मेरा 2 की पावर 11 माइनस 12c0 नहीं है तो वो माइनस कर दो 1 हो गया। अब 2 की पावर 11 कितना हो गया आपके पास, 2 की पावर 11 हो गया 1024 2048 माइनस 1, तो 2047 डिवाइड बाय 12। अब उसने पूछा है m बाय n का फॉर्म बता दो, तो m बाय n के फॉर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं 2050 m माइनस n, सॉरी नॉट m प्लस n। तो बेटा m माइनस n कितना हो जाएगा 2035, राइट। सो m माइनस n आ जाएगा आपका 2035। तो अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, बट जो बच्चे ये एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, इस सिलेबस के बाहर है चीजें, उनको धक्का लग सकता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देख के। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, तो क्लास में हम डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखो बेटा आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है एडजॉइंट ऑफ के ए, तो क्या होता है के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इस क्वेश्चन को, डेट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूं 3 को यहां ले जाता हूं, तो जब 3 बेटा यहां से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 3 एडजॉइंट ऑफ -6 इंटू 3 की पावर n-1। अब ऑर्डर क्या है बेटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर यहां से बाहर निकलेगा, तो 3 का स्क्वायर बाहर निकालते हैं, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, सही है। अब 3 का स्क्वायर तो टोटल कितना होगा -3 का क्यूब इंटू 2। अब जब बेटा ये बाहर आएगा तो कितना बनेगा 3 इंटू -3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। अब अंदर क्या बच गया एडजॉइंट ऑफ ए, सही है। अब बेटा ये देखो 3 की पावर कितना हो गया टोटल, 3 2 6 6 + 1 7, तो 3 की पावर 7 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, और ये स्टोरी एज इट इज हो गई एडजॉइंट ऑफ ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ये ऐसे ही आ गया आपके पास। अब जब बेटा कांस्टेंट डिटरमिनेंट के बाहर आता है, राइट, तो वो ऑर्डर के साथ बाहर आता है, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 2
की होल पावर 3 के साथ बाहर आ जाएगा। ओके, और क्या बन जाएगा, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो कितना बन जाएगा, 3 की पावर 7 3 21, 2 की पावर 6 इंटू डेट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डेट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। अब बेटा आप ऑब्जर्व करो, डेट ए कितना है आपको दिया हुआ है -2, ठीक है। ऑर्डर कितना है 3, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 की पावर -2 की पावर 4 बन जाएगा इधर से, ठीक है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, तो 3 की पावर 21, 2 की पावर 10। तो अब उसने हमसे क्या बोला है, हमें बोला है भाई 3 की पावर में m इंटू n हो रहा है। हमने कहा सही बात है। 2 की पावर में m प्लस n हो रहा है, ये भी सही बात है, मैच कर रही है चीजें, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब उसने बोला है कि m n से बड़ा है, तो बेटा m का वैल्यू कितना होगा 7, n का वैल्यू कितना होगा 3, 7 4 28, 3 2 6, आंसर कितना आ गया 34, राइट। तो अगेन फेयरली इजी क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं फेस होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट पड़ाव में आ रहे हैं अभी हम डिस्कशन के। अगेन 3D का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। L1 आपको एक लाइन दी हुई है, L2 आपको एक लाइन दी हुई है, दो लाइंस है which intersect at point B. If P is the foot of perpendicular from the point this onto L2, then find the value of this. अब देखो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के टाइम अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए कि नहीं, वो आप मेंटली सोच सकते हो। उसने दो लाइन दिया है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट P पर, तो वो हम ढूंढ सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इफ P is the foot of perpendicular of A, तो A से हमने foot of perpendicular ढूंढा L2 पर, तो वो एक पॉइंट आ गया, उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो होने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना। टाइम अगर कम मिलता है एग्जाम में तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को ट्राई करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप इसको कर लो। चलो तो अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो कैसे करेंगे इसको। तो एक लाइन मुझे दी हुई है और ये लाइन के ऊपर बेटा एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या है 1, नेक्स्ट 1 -1, और डायरेक्शन क्या दी हुई है बेटा, इस पे डायरेक्शन दी हुई है 3, नेक्स्ट क्या दी हुई है -1, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 0। दूसरी हमें एक लाइन उन्होंने दे दी है बेटा, वो लाइन है अपने पास, पॉइंट है 2, 0, माइनस और 4, और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या दी हुई है अपने को, डायरेक्शन दी हुई है 2, 0 और अल्फा। क्लियर। अब कोई भी पॉइंट 2, 0, -4 पॉइंट है लाइन पे और 2, 0 अल्फा डायरेक्शन। अब मैं बेटा ये बोलता हूं कि ये कहीं आगे जाके आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका कोई भी रैंडम पॉइंट अजम्पशन और इसका कोई भी रैंडम पॉइंट अजम्पशन इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या बनता है, अगर लैम्बडा के टर्म्स में लिखूं, 3 लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा 0 -1, इसका क्या बनता है 2 लैम्बडा 2 म्यू। अब यहां पे आप लैम्बडा तो नहीं ले सकते, ऑलरेडी ले चुके हो, तो 2 म्यू प्लस 2 0 0, फिर कितना आ जाएगा अल्फा म्यू -4, राइट। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो भाई लैम्बडा का वैल्यू डेफिनेटली कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां से हमें ये पता चल गया लैम्बडा 1 आ जाएगा। अच्छा लैम्बडा 1 आ गया तो मुझे बेटा म्यू भी मिल जाएगा, तो ये लैम्बडा 1 के ऊपर ये पॉइंट आपको क्या मिल गया बहुत आसानी से, लैम्बडा 1 रखो 3 + 1 4, लैम्बडा 1 रखो 0 -1, तो बेटा ये पॉइंट आ चुका है। अब 2 म्यू अगर 4 के बराबर है, 2 म्यू प्लस 2, 2 म्यू प्लस 2 अगर 4 है तो 2 म्यू 2 होगा, बेटा यहां से म्यू का वैल्यू 1 आ गया। तो जैसे म्यू का वैल्यू 1 आ गया बेटा, तो ये रैंडम पॉइंट अपने पास लास्ट वाला कितना आ जाएगा अल्फा -4 आ जाएगा। ये रैंडम पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, वो आ जाएगा अल्फा -4 के टर्म्स में, ठीक है। चलो तो अब अल्फा -4 को हम लोग चेक करते हैं। अल्फा -4 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो हमने बोला भाई ये -1 होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। डन। तो अल्फा भी आ चुका है आपके पास और म्यू भी आ गया, लैम्बडा भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। तो ये 4 0 -1 जो है ये पॉइंट बी है आपके पास, ओके, जो हमें डिस्टेंस निकालने में काम आएगा। फिर उसने आपसे क्वेश्चन में कुछ और भी कैलकुलेशन करने के लिए कहा है। वो कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इफ P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 1 -1, तो कोई एक रैंडम पॉइंट है, पॉइंट क्या है 1 1 -1, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं L2 पर, और वो जहां पर मिल रहा है वो पॉइंट P हमने मार्क कर लिया है, ओके। चलो तो अगर अभी मुझे P पॉइंट निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले कोई भी रैंडम पॉइंट इस लाइन के ऊपर मैंने अज्यूम करा हुआ था
2 म्यू प्लस 2, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट अल्फा 3 है तो 3 म्यू माइनस 4, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज दिस। अब इस P पॉइंट को मैंने अज्यूम किया था ऐसे, अब P और A को ज्वाइन करके वेक्टर बना सकते हैं, तो P A को जब ज्वाइन करके वेक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1, नेक्स्ट ये पॉइंट है 0 माइनस 1, नेक्स्ट 3 म्यू माइनस 4 प्लस 1 तो 3 म्यू माइनस 3, तो ये बेटा आपके पास आ गया क्या AP वेक्टर। अब मुझे पता है AP वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, पैरेलल के, पैरेलल वेक्टर क्या है मेरे पास, पैरेलल वेक्टर है 2 0 3, तो क्यों ना मैं इन दोनों का डॉट कर दूं, तो बेटा डॉट करेंगे तो 2 इंटू 2 म्यू प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 म्यू माइनस 3, राइट। तो बेटा डॉट करने का आंसर कितना आ जाएगा 0, सही है, तो 0 आ जाएगा, तो कितना बनेगा 4 म्यू प्लस 2 9 म्यू माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0, 9 प्लस 4 इज 13 म्यू इज इक्वल टू 9 उधर गया 2 उधर गया 7 आ जाएगा, म्यू का वैल्यू 7/13 आ जाएगा। बेटा म्यू का वैल्यू जैसे 7/13 आ चुका है आपके पास P आ चुका है, तो बेटा P पोजीशन निकाल लेते हैं, तो 7 2 जा 14/13 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 14/13 प्लस 2 कॉमा 0 कॉमा 3 कितना जाएगा 21/13 माइनस ऑफ 4, तो बेटा ये आपके पास P पोजीशन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, पी बी का स्क्वायर निकालना है, P पॉइंट को B के साथ ज्वाइन करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो B पॉइंट बेटा कितना है 4 0 माइनस 1, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो PB का डिस्टेंस निकाल रहे हैं 14/13 प्लस 2 माइनस 4, तो 14/13 माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, पहला पॉइंट आ गया। फिर 0 माइनस 0 0 ही होगा, फिर 21/13 माइनस ऑफ 4 प्लस 1, तो 21/13 माइनस 4 प्लस 1 सो माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब बेटा फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना नहीं चाहिए, पीबी स्क्वायर ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट लेंथ आ गई आपके पास पीबी स्क्वायर, कितना आ गया डायरेक्ट पीबी स्क्वायर आ चुका है, राइट, ये डायरेक्ट आपके पास बन गया है पीबी का स्क्वायर। चलो बेटा तो 14 माइनस 26 कितना हो गया माइनस ऑफ 12, स्क्वायर करेंगे 144/169 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट 13 3 जा 39, 39 में से 21 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा बेटा 18 बाय तो 324/169, तो ये आपके पास पीबी स्क्वायर आ चुका है। अब 26 से मल्टीप्लाई करना है, पीबी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है 26 अल्फा से, सो अल्फा कितना है बेटा आपके पास 3 है और 26 से मल्टीप्लाई करना है। चलो तो जब 26 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 2 बार 13 बार 13 बार, राइट, एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो 324 और 144 कितना आ जाएगा 320 140 420 460 468 एलसीएम में 13 इंटू 6 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, सही है, 3 2 6, 13 का टेबल चला जाएगा, 13 3 39 78, 13 6 78, सो 36 इंटू 6 कितना आ गया आपके पास 36 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा बेटा 216, राइट। तो पहले ही मैंने प्रोसेस तो पूरा ही समझा दिया, पहले मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही सोच लिया था ऐसे ऐसे चीजें होने वाली है, क्वेश्चन प्रोसीजरल है बट यस लेंदी होगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर सकते हो, बट बहुत स्मार्टली इन्होंने इस बार क्वेश्चंस को बनाया है, जानबूझ के लेंदी थोड़ा बहुत खींचने की कोशिश की है और बीच बीच में से छोटे लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, सो 216 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 25th क्या लिखा है, इफ C इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B ऑन द वेक्टर A एंड इफ A प्लस C का मैग्नीट्यूड 7 के बराबर है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर्स B और C क्या हो जाएगा। ओके चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C क्या है, बी द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो C क्या है, B का प्रोजेक्शन है A के ऊपर, तो B का प्रोजेक्शन A के ऊपर क्या होगा B डॉट A कैप इनटू A कैप, राइट, तो B इज द प्रोजेक्शन ऑफ, सो C इज द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A वेक्टर, ये होता है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, तो अभी हम लोग इसको बेटा लिख लेते हैं, ये बन जाएगा B डॉट A इनटू A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर, दिस विल बी अ वेक्टर C। चलो अब हमें B वेक्टर पता है, हमें A वेक्टर पता है, तो B डॉट A अगर हम लोग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, बट देखो लैम्बडा I कैप और I कैप, तो लैम्बडा आ गया,
फिर जे कैप इसके पास नहीं है, के कैप इसके पास है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो लैम्बडा प्लस 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो बेटा मैग्नीट्यूड ए का कितना आ जाएगा 3, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, तो ए का स्क्वायर कितना जाएगा 9 और ए वेक्टर कितना जाएगा 1 2 2। तो ये बेटा सी वेक्टर आ गया आपके पास। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी प्लस ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बेटा सी प्लस ए वेक्टर लिख लेते हैं। तो सी प्लस ए वेक्टर कितना आ जाएगा लैम्बडा प्लस 8/9 टाइम्स 1 2 2 प्लस ए वेक्टर कितना आ जाएगा सीधा सीधा 1 2 2। इसका मतलब अगर हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लैम्बडा प्लस 8/9 प्लस 1 टाइम्स 1 2 2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा लैम्बडा प्लस 9 प्लस 8 17/9 टाइम्स 1 2 2, राइट। तो ये आपके पास बन गया। नेक्स्ट अब हमें लैम्बडा ढूंढना है। जैसे मैंने लैम्बडा ढूंढ लिया बेटा, मुझे सी मिल जाएगा, मुझे बी मिल जाएगा और बाकी सारी चीजें हो जाने वाली है। तो सी प्लस ए का मैग्नीट्यूड अब वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सी प्लस ए वेक्टर है, तो बेटा सी प्लस ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? तो बेटा सी प्लस ए का मैग्नीट्यूड आपके पास हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इटसेल्फ लैम्बडा प्लस 17/9 इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3, और ये किसके बराबर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 7 के बराबर दिया है। तो 3 1 जा 3 जा लैम्बडा प्लस 17 कितना हो गया 21, लैम्बडा कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, राइट। लैम्बडा की वैल्यू 4 आ गई। अब जैसे बेटा आपको लैम्बडा की वैल्यू 4 मिल चुकी है, सीधा आपको सी वेक्टर मिल चुका है, तो 8 + 4 कितना हो गया 12, 12/9 कितना हो गया 4/3 टाइम्स 4/3 टाइम्स 1 2 2, ठीक है 4/3 टाइम्स 1 2 एंड 2। नेक्स्ट अब मुझे मिल चुका है बी वेक्टर, तो बी का क्या हो जाएगा 4, 0,4, ये बी वेक्टर आ गया आपके पास। अब उसने क्या बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स बी एंड सी, ठीक है। तो बी और सी वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ बी क्रॉस सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना। पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है, तो सिंपली हो जाएगा बी क्रॉस सी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा बी क्रॉस सी। अच्छा तो बी वेक्टर क्या है मेरे पास 404, सी वेक्टर क्या है मेरे पास यहां पे हमने लिखा था, तो फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। चलो अब क्रॉस करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वेक्टर निकाल लेता हूं। वेक्टर कैसे निकालूंगा, मैं लिख देता हूं बी क्रॉस सी में 0 4, मैंने आपको ट्रिक दी हुई है 4 और 0, आपको क्या करना है बीच से लिखना स्टार्ट करना है। सी में सेम क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/3, नेक्स्ट 8/3, नेक्स्ट 4/3, नेक्स्ट 8/3। चलो बेटा अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -32/3, तो वेक्टर क्या बन गया आपके पास -32/3 आई कैप। नेक्स्ट यहां से कितना बनेगा बेटा 16/3 -32/3, सो -16/3। नेक्स्ट यहां से क्या बनेगा बेटा 32/3 माइनस दिस, सो 32/3। अब इसका जब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, ये तो वेक्टर आ गया, एरिया इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या बन जाएगा 32/3 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा 32/3 का होल स्क्वायर प्लस, या एक काम कर लो क्या 16/3 का बाहर निकाल लो सीधा सीधा कॉमन फैक्टर, तो 16/3 तो एज इट इज कॉमन आ गया, बचेगा क्या -2 -1 एंड 2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 3, खत्म, आंसर सीधा सीधा 16, राइट। तो ऐसे एग्जाम में आप सोच सकते हो, है ना। मैं भी आपके सामने पहली बार क्वेश्चंस को फ्रेम करा हुआ देख रहा हूं, है ना, और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इजीली हमने सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लिया। तो अगेन छोटा सा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कैलकुलेशन, लेकिन इतना तो आपको मैथ्स में करना ही पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं पेपर एनालिसिस की। तो पेपर इजियर एंड पे था, ओके। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अनएक्सपेक्टेड पूछा गया हो। यस, इन बिटवीन आपको क्वेश्चंस ऐसे दिए गए थे जो लेंदी थे, और वो आपको रीड करके ही पता चल जाता है कि यार ये लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब एग्जाम जेईई मेंस का 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सारा सिलेबस कवर करो, एक भी टॉपिक ऐसा मत छोड़ो जो आपको ना पता हो, पता सब कुछ होना चाहिए, बेसिक नॉलेज सबकी होनी चाहिए। नंबर 2, आपको पता चलना चाहिए एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन मुझे करना चाहिए
और कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन इजी है उसमें अगर आपने मतलब आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में जब आपने टाइम दे दिया काफी ज्यादा तो इजी क्वेश्चन तक आप पहुंचे नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हमें कहां पर छोड़ना है और किस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, ताकि पूरे पेपर में आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके, राइट। तो पेपर बहुत इजियर एंड पे था, मुश्किल नहीं था, बट यस थोड़ा सा लेंथी था। बाकी शिफ्ट्स के पेपर्स को भी हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हम अप्रैल के सेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपके फ्रेंड्स के साथ सारा जितना हो सके उतना इसको स्प्रेड करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और पेपर्स को भी डिस्कस करने वाला हूं आगे की शिफ्ट्स में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।